13 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच शुरू होने वाली लड़ाई बिलाखिर 24 जून को एक सीज फायर के नतीजे में थम गई है। 12 दिन की इस लड़ाई में ईरान में 935 के करीब कैजुअलिटीज हुई, जिनमें 60 से ज़्यादा कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जबकि 5000 के करीब लोग जख्मी हुए और बहुत सी न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसिस, मिसाइल डेपोज और गैस और ऑयल फील्ड्स तबाह हुई। दूसरी तरफ इजराइल में 30 के करीब लोग मारे गए, 3200 के करीब जख्मी हुए और तेल अवीव, रामत गन, बत यम, हाइफा, बनी बराक और रिशॉन लेजियोन में बहुत सी रेजिडेंशियल और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को मिसाइल से निशाना बनाया गया। अब बज़ाहिर तो ये लड़ाई रुक चुकी है और दोनों तरफ से खामोशी है, बट दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल पॉज, क्योंकि दुनिया की बहुत सी ताकतें ये चाहती ही नहीं है कि ये लड़ाई रुके। ईरान और इजराइल के बीच वॉर का मामला इतना सिंपल नहीं जितना दिखाई देता है। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि 15 जून को जब ये लड़ाई अपनी पीक पर थी, तब चीन से 5 747 कार्गो प्लेन्स उड़े और वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान के करीब पहुंचकर रेडार से गायब हो गए। अब ऑफिशियली तो ये जहाज यूरोप को जा रहे थे, बट इनका दोबारा कोई सुराग नहीं मिला और इतने हैवी कार्गो प्लेन्स का इस जंग की पीक में ईरान के करीब जाकर रेडार से गायब होना बहुत ही सस्पिशियस सी बात है, क्योंकि फिर इसके बाद ही ईरान ने इजराइल पर ऐसे मिसाइल से हमला करना शुरू किया जो इंटरसेप्ट नहीं हुए और बिल्कुल ठीक निशाने पर जाकर लगे। और फिर अमेरिका को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ा और उसने 22 जून को 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जेट से ईरान की फोर्डो, नतांस और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया और उसे सीज फायर पर आने के लिए मजबूर किया। एटलीस्ट दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में तो यही कहा था कि इन अटैक्स के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन बाद में यूएस इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट पब्लिश की कि इस स्ट्राइक से सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीने पीछे चला गया है और मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान रशिया से डील खत्म करके चीन से 4.5 जनरेशन के J-10C फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है, विच मीन्स कि ईरान इज पैनिक बाइंग एट द मोमेंट। इसी तरह 2 जुलाई को ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान में एक लॉ साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग ईरान की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कोऑपरेशन खत्म कर दी गई है। सो ये पीस टेम्परेरी है, क्योंकि ईरान हैज गिवन अप इट्स न्यूक्लियर एम्बिशंस एंड इजराइल स्टिल बिलीव्स दैट ईरान इज अ थ्रेट टू इट्स एग्जिस्टेंस। अब जरा इस वॉर में जो एक्सटर्नल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है अमेरिका, जिसका इस वॉर में बहुत ट्रिकी रोल है। अमेरिका इजराइल को भरपूर सपोर्ट करता है, वो उसे हथियार, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक बैकिंग देता है, क्योंकि इजराइल स्ट्रैटेजिकली अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है, चाहे इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी हो या मिडिल ईस्ट में मिलिट्री ताकत इस्तेमाल करना हो। इजराइल के जरिए ही अमेरिका ईरान जैसे कंट्रीज पर नजर रखता है जो उसके लिए कभी भी थ्रेट बन सकते हैं। इजराइल को महफूज रखकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना होल्ड रखता है। इजराइल की ही वजह से अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद अपनी ऑयल सप्लाई और मिलिट्री बेसिस को सिक्योर करता है, क्योंकि ये सारा खित्ता बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, और वो है अमेरिका के अंदर इजरायली लॉबी का इन्फ्लुएंस। AIPAC जैसे ग्रुप्स वॉशिंगटन में बहुत असर रखते हैं। ये कांग्रेस और व्हाइट हाउस पर दबाव डालते हैं ताकि अमेरिका इजराइल की सपोर्ट करता रहे। ये ग्रुप्स फंड रेजिंग करते हैं, प्रो इजराइल पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं और पब्लिक में अपनी पावर शो करते रहते हैं। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी यही ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि अमेरिका इजराइल रिलेशंस हमेशा मजबूत रहें। लेकिन अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट करना उसके लिए बहुत से चैलेंजेस भी क्रिएट करता है। असल में अमेरिका किसी नई जंग में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि इस वॉर पर बहुत पैसा खर्च होगा। इसीलिए अमेरिकन वॉर के खिलाफ होंगे और फिर ये वॉर उसे चीन और रशिया जैसे इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट कर देगी। रीसेंट सर्वेस के मुताबिक अमेरिकन अब नहीं चाहते कि अमेरिका किसी और वॉर में फंसे। इसीलिए अमेरिका एक मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका है। अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ती है तो फिर अमेरिका का फोकस रशिया, यूक्रेन और इवन चाइना से भी हट जाएगा। इस जंग की सूरत में उसके सारे रिसोर्सेज और फोकस फिर इधर मिडिल ईस्ट में होगा। इसीलिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अब यूरोपियन और अरब कंट्रीज से बातचीत कर रही है ताकि इस मामले को ठंडा किया जा सके। तो एक तरफ जहां अमेरिका इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, वहां एक और ताकत खामोशी से अपना खेल खेल रही है, और वो है चीन। चीन ने अभी तक ऑफिशियली तो ईरान को कोई फौजी या हथियार नहीं दिया, लेकिन पर्दे के पीछे चीन बहुत कुछ कर रहा है। उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है एनर्जी रिसोर्सेज को सिक्योर करना और दूसरा है अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट रखना। अगर एनर्जी की बात करें तो चीन ईरान से सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क है। जून 2025 में चीन ने ईरान से 1.8 मिलियन बैरल्स ऑयल रोज़ाना खरीदा, जो कि ईरान की टोटल ऑयल एक्सपोर्ट का 90% है, और यही तेल चीन की टोटल ऑयल इंपोर्ट का 13.6% है। ये कोई आम ट्रेड नहीं है, ये ईरान की इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन की तरह है जो ग्लोबल सैंक्शंस में जकड़ी हुई है।
इसी तरह चीन ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी बहुत इंटरेस्टेड है। 2021 में होने वाले एक 25 साला एग्रीमेंट के मुताबिक चीन ने 400 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है और ये पैसे ईरानी ऑयल, गैस, रेलवे, पोर्ट और टेक प्रोजेक्ट्स में लगाए जाएंगे। मई 2025 में चीन से पहली मालगाड़ी ईरान के अब्बार एंड ड्राई पोर्ट पर पहुंच चुकी है और ये रास्ता समुंदर की बनिस्बत 25 दिन छोटा था। इस नए ज़मीनी रूट की वजह से ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे समंदरी चोक पॉइंट्स पर से डिपेंडेंस कम होगी, जो किसी भी वक्त ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चीन ईरान में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? इसका जवाब बहुत सिंपल है और वो है ईरान की ज़बरदस्त लोकेशन। ईरान मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में है, जहां पर चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम कर रहा है। अगर चीन इन ज़मीनी ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता है तो फिर उसे गल्फ और यूरोप तक एक फास्ट लैंड एक्सेस मिल जाएगी और फिर ईरान को अपने साथ मिलाकर चीन मिडिल ईस्ट में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को तोड़ सकता है, एंड दैट टू विदाउट इवन फायरिंग अ सिंगल शॉट। इसीलिए चीन इजराइल ईरान वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब वैसे तो चीन इस जंग से दूर लगता है, बट इस जंग का सबसे ज़्यादा फायदा उसे होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये वॉर लंबी चलती है तो अमेरिका का सारा फोकस मिडिल ईस्ट पर होगा और नतीजतन उसकी इस पर कम तवज्जो होगी कि चीन ताइवान या फिर साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है। और इसी दौरान चीन ईरान से और करीब हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वो और सस्ते ऑयल डील्स, रेलवे डील्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स कर सकेगा। अब बात करते हैं रशिया की, जो इस पूरी कहानी में एक और अहम खिलाड़ी है। रशिया और ईरान पिछले कुछ अरसे में एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। रशिया ईरान को हथियार बनाने, टेक्नोलॉजी और इवन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करता है। रशिया ईरान को सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करने वाला मुल्क है, बल्कि 1990s के एंड से मिड 2000 तक ईरान के 70% हथियार रशिया से ही आए हैं और इनमें टैंक्स, आर्टिलरी और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। 2016 में रशिया ने ईरान को S-300 जैसा पावरफुल मिसाइल सिस्टम भी दिया और अब तो दोनों मुल्क ड्रोन्स पर भी काम कर रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन में यूज करने के लिए ईरान से 2000 से ज्यादा शाहिद 1336 ड्रोन्स खरीदे हैं और बदले में रशिया ईरान की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। इसी तरह न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी चल रही है। रशिया ने बुशहर में मौजूद ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में बहुत मदद की है। 2025 के डेटा के मुताबिक 600 से ज्यादा रशियन एक्सपर्ट्स इस न्यूक्लियर प्लांट पर काम कर रहे हैं। इसी तरह रशिया और ईरान ने जनवरी 2025 में एक 20 साल का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी किया है। इस एग्रीमेंट में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कोऑपरेशन, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल है। तो एक तरफ जहां वेस्टर्न पावर्स ईरान को अकेला करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं रशिया इसके बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा है। लेकिन फिर रशिया क्यों चाहता है कि ईरान और इजराइल की ये वॉर कभी ना रुके? इसका जवाब अगेन बड़ा सिंपल है कि जस्ट लाइक चाइना, रशिया का बहुत फायदा है कि अमेरिका इस वॉर में डिस्ट्रैक्टेड रहे। असल में रशिया ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन और बाकी जगहों पर अपना असर बढ़ाना चाहता है। अगर अमेरिका का ध्यान मिडिल ईस्ट पर होगा तो वो रशिया के इन इरादों पर फोकस नहीं कर सकेगा। बट दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। रशिया के इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और वो इजराइल को भी हथियार और टेक्नोलॉजी बेचता है। 2021 में रशिया ने $1.7 बिलियन के हथियार इजराइल को भेजे, जिनमें डिफेंस और टेक्नोलॉजी गैजेट्स थे। 2009 से 2015 के बीच रशिया ने 500 मिलियन के ड्रोन्स इजराइल से खरीदे, जैसा कि बर्ड आई 400 और iView 150। तो रशिया किसी एक साइड पर नहीं, बल्कि वो दोनों साइड्स पर खेल रहा है। अगर इजराइल और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर होती है तो रशिया को बहुत फायदा होगा। सबसे पहले तो ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट से ही ज्यादातर तेल आता है। और गेस करें कि इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे होगा? ऑब्वियसली रशिया को, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टर। तेल की प्राइस ऊपर जाने से रशियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, स्पेशली ऐसे टाइम पर जब उस पर वेस्टर्न सैंक्शंस हैं। दूसरा, एक बड़ी जंग की सूरत में अमेरिका मिडिल ईस्ट में डीपली इन्वॉल्व हो जाएगा, जिससे फिर उसका फोकस और रिसोर्सेज ईस्टर्न यूरोप और यूक्रेन से हट जाएंगे। इस सिचुएशन में फिर रशिया यूक्रेन में और एग्रेसिव स्टेप्स ले सकता है, क्योंकि फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसी तरह रशिया ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस रखकर खुद को न्यूट्रल जाहिर करके रशिया खुद को एक ग्लोबल पावर के तौर पर मनवाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ईरान और इजराइल की वॉर रशिया के लिए बहुत फेवरेबल है। और आखिर में बात करते हैं अरब कंट्रीज की। अरब कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन और इजिप्ट इस सारे मामले को बहुत नर्वसली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये अरब कंट्रीज पहले इजराइल के खिलाफ थे, लेकिन अब बहरीन और यूएई के ख्यालात बदल रहे हैं। 2020 में यूएई ने इजराइल के साथ एक पीस डील साइन की, जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड्स। इस डील के नतीजे में यूएई ने इजराइल के साथ बिजनेस, टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजों में कोऑपरेट करना शुरू किया। सऊदी अरेबिया ने अभी तक तो डील नहीं की, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके लीडर्स पर्दे के पीछे इजरायली ऑफिशियल से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ईरान को कॉमन एनिमी समझते हैं। लेकिन इन अरब कंट्रीज के लिए एक परेशानी ये भी है कि दे डोंट वांट अनदर वॉर ऑन
देयर डोरस्टेप, क्योंकि इससे उनकी इकोनॉमीज और स्टेबिलिटी को खतरा होगा। लेकिन उन्हें ईरान के एम्बिशंस पर भी भरोसा नहीं है। अरब कंट्रीज को लगता है कि ईरान इस खत्ते में शिया आइडियोलॉजी फैलाने की कोशिश कर रहा है। खास तौर पर सऊदी अरेबिया, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात जैसे बादशाही निज़ाम वाले ममालिक ईरान के इनकलाबी और नजरियाती सूझ को अपने इक़्तिदार के लिए खतरा समझते हैं। ईरान का निज़ाम इस्लामिक रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी पर कायम है, यानी वहाँ रिलीजियस लीडर्स हुकूमत चलाते हैं, एंड इट इज़ अगेंस्ट किंग्स एंड रॉयल फैमिलीज। जबकि अरब कंट्रीज में बादशाहत है जो फैमिली में या ब्लड लाइन्स में ही रहती है। इसीलिए कुछ अरब लीडर्स प्राइवेटली तो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, मगर पब्लिक में वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। तो अभी तक तो हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, चाहे वो अमेरिका की इसराइल को सपोर्ट हो, चीन और रशिया का इस वॉर में फायदा हो, अरब कंट्रीज का ईरान पर ट्रस्ट ना करना हो, या ईरान के अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस हो, ये सब चीजें बड़ा क्लियरली पॉइंट आउट कर रही हैं कि ये सीज फायर ज्यादा अरसे चलने वाली नहीं। बहुत सी ताकतों को इस वॉर से बहुत फायदा मिल रहा है और मिडिल ईस्ट के बहुत से कंट्रीज एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। तो ये खामोशी सिर्फ एक वक्फा है, क्योंकि असल रूट प्रॉब्लम्स तो अभी भी वैसी की वैसी ही हैं, और ऐसी सिचुएशन में इट्स ऑब्वियस कि ये खामोशी जल्द ही टूटने वाली है।